गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं ये नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये टॉपिक है ट्रांजिएंट एनालिसिस। सो ट्रांजिएंट एनालिसिस एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कंपटीशंस के लिए बहुत ज़्यादा है। आई मीन कंपटीशंस के लिए 80% इम्पॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए 20% इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस होंगे, फिर ग्राफ होगा, फिर अंडरस्टैंडिंग होगी। उसमें बहुत डिटेल में आपको प्यार से समझाऊंगा। आप कंसंट्रेट रहना, फोकस रहना, सीरियस रहना, आपको समझ में ज़रूर आएगा। शुरू शुरू में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि मैथमेटिकल होगी, लेकिन आप 1 2 बार 3 बार इसको आप रिवाइज कर लोगे तो आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज ट्रांजिएंट एनालिसिस। मैं स्टेडी एनालिसिस अपनी ओर से कंप्लीट कर चुका हूँ और उसके जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो भी मैंने कवर करा दिए हैं, इसलिए अब मैं ट्रांजिएंट एनालिसिस शुरू करने जा रहा हूँ। The state of a closed circuit in which the voltages across the circuital components, the current through various arms, the charge on each capacitor vary with respect to time is called transient state, and the related analysis is called transient analysis. In this topic, we have 4 parts: RC series with DC source, RL series with DC source, LC series with DC source, RLC series with DC source. Here R is the resistance of resistor, L is the inductance of inductor, C is the capacitance of capacitor. So let us start our first topic, that is RC series with DC source. Now first part of this topic, I mean RC series with DC source, it has 2 parts, and first part is charging of a capacitor or growth of charge. Charging of a capacitor और ग्रोथ ऑफ चार्ज। बच्चों, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप देखिए क्या होता है। आपके इस फिगर में एक रेजिस्टेंस आर और एक कैपेसिटर सीरीज में दिखाया हुआ है और एक बैटरी भी दिखाई हुई है। टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 क्रिएट किया हुआ है, एक रोटरी स्विच दिखाया हुआ है। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्विच को जब टर्मिनल 1 से शॉर्ट कराएंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बैटरी करंट सप्लाई करनी शुरू करेगी और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। आप मुझसे पूछ सकते हो कि जब आप कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हो तो सीरीज में आप रजिस्टर क्यों लगाए हो। इनफैक्ट ये पढ़ाने का तरीका है, सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगाया जाता नहीं है, लेकिन इस पूरे सर्किट का, ये कॉपर वायर का बना होता है, इस पूरे सर्किट का अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो सर्किटल रेजिस्टेंस और प्लस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उस सब दोनों को मिलाकर कुछ न कुछ एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, जिसको एनालिसिस करते वक्त कैपिटल आर सिंबल में शो किया जाता है। इसको इंटेंशनली कनेक्ट नहीं किया जाता है, ये आपके सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है, जिसको यहाँ पे सीरीज में दिखाती है। अब सपोज ये रोटरी स्विच है, शुरू में जो स्विच है वो ना तो 1 से जुड़ा था ना 2 से जुड़ा था, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, ये कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज था, ऐसा मैंने जूम किया है। तो शुरू में इस पे चार्ज 0 था,
अब मैंने एक स्टॉप पर स्विच ऑन किया और सडनली स्विच को टर्मिनल 1 से कनेक्ट कर दिया, तो टाइम रीडिंग 0 होगी, क्यू का इनिशियल वैल्यू 0 होगा और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट पुश करना शुरू करेगी और इसमें क्लॉकवाइज करंट इस्टेब्लिश हो जाएगी। करंट इस्टेब्लिश होने के बाद करंट को माना जाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आई मीन करंट के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट प्लेट पे आके जमा होगा, फिर उतना ही पॉजिटिव चार्ज राइट प्लेट से मूव करेगा। इसमें कंटिन्यूटी करंट की बनी रहेगी, तभी किरचॉफ लॉ यहाँ सेटिस्फाई होगा। जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो राइट प्लेट पर जो बचेगा इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव चार्ज बचेगा, और माना कि दो में से किसी एक प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है और जब तक इसमें करंट बहती रहेगी दोनों प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, करंट भी वेरिएबल होगी, चार्ज भी वेरिएबल होगा, सब कुछ वेरिएबल होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, और इसकी जो कंसर्न एनालिसिस है उसको कहते हैं हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो बच्चों मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ, आप समझो। सपोज एट t equals 0 the switch S is shorted to terminal 1 as shown in the adjacent figure. At t equals 0 q equals 0 and at t equals t q equals q and current established I equals dq by dt। बच्चों जिस रेट से चार्ज यहाँ पे फ्लो करता है, मानो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से चार्ज फ्लो करेगा, उस चार्ज के फ्लो करने का रेट करंट कहलाएगा। तो जिस रेट से यहाँ पे चार्ज फ्लो करता है उसी रेट से चार्ज इस प्लेट पर डिपॉजिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज आई एग्जैक्टली बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज क्यू, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज क्यू दैट इज डी क्यू बाई डी टी। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि किसी मोमेंट पर टी इक्वल्स टी पर जो करंट होगी वो डी क्यू बाई डी टी के बराबर होगी। इट मीन्स वॉट, the rate of flow of charge that is I will be equal to the rate of increase of charge that is dq by dt on the capacitor plate। तो जब भी यहाँ पे रिलेट करना होगा I को प्लस dq by dt लिखा जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। नाउ q is variable, I is variable, time t is variable, but initially when time was 0 then q was 0, so these two are lower limits and these are upper limits। अब बच्चों आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस क्लोज सर्किट में किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, नाउ अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द क्लोज लूप ABCDE एंड मूविंग क्लॉकवाइज एट t इक्वल्स t। बच्चों क्लॉकवाइज मूव करने जा रहा हूँ, पॉइंट ए से शुरू करूँगा। पॉइंट ए का पोटेंशियल पहले लिखा जाएगा VA, फिर करंट के डायरेक्शन में क्रॉस करूँगा तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा -IR, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल को क्रॉस करूँगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा -Q/C, नथिंग नथिंग। फिर लेफ्ट साइड में टर्न होगा तो एक बैटरी मिलेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो यहाँ पे लिखा जाएगा +C, देन नथिंग 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 नथिंग, देन स्टॉप एट A। जब बच्चों जिस पॉइंट पर आप स्टॉप करते हो इक्वल के बाद उसका पोटेंशियल लिखते हो, सो मस्ट राइट हियर इक्वल टू VA। VA को राइट ट्रांसफ़र करो, VA कैंसिल आउट होगा, 3 टर्म्स बचेंगे, आई मीन -IR -Q/C प्लस A इक्वल्स 0। इज इट। अब I की वैल्यू जो डिफाइन करे हो प्लस dQ/dt को ला कर सब्सटीट्यूट करो। तो बच्चों I को सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूँ। I की जगह पे लिख दिया dQ/dt इंटू R, बचे हुए दो टर्म को राइट ट्रांसफ़र किया
तो राइट साइड में आके हो जाएगा प्लस सी और ये होगा माइनस क्यू बाई सी। उसके बाद सी को ई में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में आता है सी माइनस क्यू अपॉन सी। उसके बाद वेरिएबल को सेपरेट किया, सी माइनस क्यू को डी क्यू के नीचे लिख लिया, डी टी को यहाँ पे न्यूमरेटर में राइट साइड में लाया और आर को यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। तो बच्चों वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद मिलता है डी क्यू अपॉन सी माइनस क्यू इक्वल्स डी टी अपॉन आर सी। फिर इसको इंटीग्रेट करूँगा। बच्चों आप समझ पा रहे होगे कि आपके क्वेश्चन में सी को कांस्टेंट माना जाएगा, बैटरी का एमएफई को कांस्टेंट माना जाएगा, लेकिन चार्ज इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, क्यू को वेरिएबल मानोगे, आर कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, स्टॉप वॉच का रीडिंग टाइम टी वेरिएबल है। तो टाइम टी की लोअर लिमिट 0, करस्पॉन्डिंग क्यू का लोअर लिमिट 0, टाइम टी का अपर लिमिट टी वेरिएबल और यहाँ पे क्यू का अपर लिमिट क्यू वेरिएबल। अपर लिमिट को वेरिएबल लिखते हैं, लोअर लिमिट हमको पता होता है यूनिक, उसकी वैल्यू लिखते हैं। प्यारे बच्चों आपको मैं कैलकुलस पढ़ा चुका हूँ, सी माइनस क्यू क्यू का एक लीनियर एक्सप्रेशन है तो इसका इंटीग्रल लॉग में आता है और उसका बेस स्मॉल ई माना जाता है। तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रल आएगा ln c माइनस क्यू डिवाइडेड बाई -1। देन पुट द लिमिट हियर, आर सी एक कांस्टेंट है, बाहर निकालो और डी टी का इंटीग्रल टी होगा तो यहाँ पे आता है टी अपॉन आर सी। देन पुट प्रॉपर लिमिट 0 टू टी। प्यारे बच्चों इस -1 को हम लोग राइट साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और टी की जगह पे अपर लिमिट टी फिर माइनस लोअर लिमिट 0 रखूँगा, राइट साइड में बचेगा टी बाई आर सी। फिर इस नेगेटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस टी बाई आर सी। फिर यहाँ क्यू की जगह पे पहले अपर लिमिट रख दिया, फिर माइनस लोअर लिमिट रख दिया तो आता है लॉग सी माइनस क्यू अपॉन सी। आई होप आप समझ रहे होगे। लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग एम माइनस लॉग एन को लॉग एम बाई एन भी लिखते हैं और यहाँ पे लॉग का बेस स्मॉल ई कैलकुलस में होता है तो बेस मैंने यहाँ पे दिखा दिया। फिर बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो कि जो लॉग का बेस होता है उस पे ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पावर एज हो जाती है, फिर वो इस क्वांटिटी के इक्वल होती है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सी अपॉन सी 1 आएगा, फिर माइनस क्यू बाय सी आएगा, राइट हैंड साइड में ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी आएगा। फिर बच्चों सेकेंड टर्म को राइट साइड में ले जाओ और राइट साइड को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करो, फिर सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो टू गेट यू क्यू इक्वल सी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी। सी को आप क्यू नॉट सिंबल दे दो, आर सी को आप टाउ सिंबल दे दो तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ और ये क्यू का एक इक्वेशन डिराइव हो गया, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। प्यारे बच्चों क्यू नॉट इक्वल सी को कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ चार्ज। ये चार्ज की पीक वैल्यू है। क्यों? जब टी की वैल्यू 0 पुट करोगे टी पावर 0 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, आई मीन क्यू की इनिशियल वैल्यू 0 आएगी। फिर टाइम बढ़ते बढ़ते जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो जब टी को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये ई पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, यहाँ 1 बचेगा, क्यू की वैल्यू क्यू नॉट होगी। आई मीन क्यू की मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो क्यू नॉट आती है, इसीलिए क्यू नॉट को कहा जाता है क्यू नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज सी। ये जो टाउ इक्वल्स आर सी है बच्चों, आर इंटू सी का डायमेंशनल फार्मूला जब निकालते हैं तो वो कैपिटल टी आता है यानी कि टाइम के बराबर आता है। आई मीन फिजिकल क्वांटिटी जो आर सी है वो टाइम का डायमेंशन देता है, इसलिए इसको टाइम कांस्टेंट बोला गया।
और इसको बोला गया कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, दैट इज आरसी। एनालिसिस करने पर ये फंक्शन एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग आता है और इनफाइनाइट टाइम के बाद Q की वैल्यू Q0 आती है IMC के बराबर। अभी मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, समझ में आएगा। तो इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों, जब मैं एडवांस वर्जन डिस्कस करूँगा अपनी बुक का, तो एडवांस वर्जन में इस ग्राफिकल एनालिसिस के स्टेप्स दिखाऊंगा। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों एलिमेंट्री वर्जन है। एलिमेंट्री वर्जन में पूरे एनालिसिस नहीं होगी, केवल इक्वेशन होगा और उसका ग्राफ केवल डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ग्राफ के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके एनालिसिस में एडवांस वर्जन में करूँगा। इसका ग्राफ आता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। कैसे आता है देखिए, ये चार्ज क्यू वर्सेस टाइम टी का ग्राफ है बच्चों। टी इक्वल्स 0 पे क्यू की वैल्यू 0 आती है। जैसे जैसे टाइम की रीडिंग बढ़ती है क्यू की वैल्यू इंक्रीज होती है और इनफाइनाइट टाइम के बाद बढ़ते बढ़ते क्यू मैक्सिमम होकर Q0 हो जाता है और Q0 को C कहते हैं। आई मीन इनफाइनाइट टाइम के बाद चार्ज की वैल्यू C होता है। प्यारे बच्चों, ये ग्राफ एनालिसिस करने पर इंक्रीजिंग आता है और कॉन्वेक्स अपसाइड आता है एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन आता है। तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कहा जाएगा ये। और पीक वैल्यू इनफाइनाइट टाइम के बाद एक्वायर होगी, जो कि Q0 होगा, उसको C बोलेंगे, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। पर बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है इसमें जो इन्फिनिटी हम लोग बार बार बोल रहे हैं, इस चैप्टर में जो इन्फिनिटी टाइम होता है वो बहुत छोटा होता है। देखो मैं ये बता चुका हूँ कि फिजिक्स में जीरो और इन्फिनिटी रिलेटिव होता है। तो ये जो इन्फिनिटी टी की वैल्यू बता रहा हूँ इस चैप्टर में बहुत छोटा होता है। आई मीन उसका जो ऑर्डर होगा, इन्फिनिटी का जो ऑर्डर होगा यहाँ पर, वैसे समझो ये 10⁻² के ऑर्डर का भी हो सकता है। 10⁻² सेकेंड भी यहाँ पे इन्फिनिटी का काम करेगा। उसकी वजह है बच्चों कि टी को टाउ से कंपेयर किया जाएगा। जो टाउ इक्वल्स RC है, जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो जनरली R की वैल्यू 10 से 50 ओम के बीच में होता है और C की वैल्यू माइक्रो फैरड में होता है। जब फैरड में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻6 हो जाता है। तीन जनरल न्यूमेरिकल्स में RC की वैल्यू जो टाउ है ये इन जनरल 10⁻4 10⁻5 के ऑर्डर का होता है। जब ये 10⁻5 हो गया और t की वैल्यू 10⁻2 लिख दिया जाए तो ये रेशियो डिवाइड करने पर 10⁻+3 आएगा। बच्चों t बार टाउ अगर 10⁻+3 हो गया मतलब 1000 हो गया, तो ये रेशियो अगर 1000 हो गया तो इन्फिनिटी का काम करना शुरू कर देता है। अगर -1000 यहाँ पे लिख दिया जाए e⁻−1000, तो कैलकुलेटर से निकालोगे तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो आती है, ऑलमोस्ट जीरो आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस चैप्टर में जो इन्फिनिटी टाइम बार बार रिपीट किया जा रहा है वो इन्फिनिटी बहुत छोटा होता है। वो लगभग 10⁻² सेकेंड के ऑर्डर का होता है, क्योंकि टाउ 10⁻5 के ऑर्डर का होता है, इसलिए रेशियो 1000 के आसपास आता है और e⁻1000 लगभग जीरो आता है। इसीलिए कहते हैं कि इस चैप्टर की इन्फिनिटी छोटी होती है, क्योंकि टी को टाउ से कंपेयर करके इन्फिनिटी माना जाता है। तो जब ये जीरो हो जाता है तो कहते हैं इनफाइनाइट टाइम के बाद क्यू की वैल्यू बढ़ते बढ़ते Q0 हो जाती है और Q0 इक्वल C होता है और चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। इस तरह से इस इक्वेशन को समझाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों चार्जिंग करेंट आई। आपने देखा मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था क्या T इक्वल्स T, द चार्जिंग करंट I कैन बी डिफाइंड एज dQ/dt। dQ/dt को आप dt ऑफ Q लिख सकते हो। Q की पूरी वैल्यू ब्रैकेट में लिख सकते हो।
फिर डिफ्रेंशिएट करते वक्त सी को बाहर निकाल सकती हो, बाहर आ गया। डी ऑफ 1 की वैल्यू 0 आएगी, लिख डाला। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, माइनस को बाहर निकाल डालो। -1/RC कांस्टेंट होता है, तो जब आप चेन रूल लगाते हो तो वो कांस्टेंट भी बाहर आता है। -1/RC बाहर आके प्लस हो जाता है। फिर बचता है e⁻−t/RC। प्यारे बच्चों, मैंने कैलकुलस आपको ठीक से पढ़ाया है। अगर कोई भी दिक्कत यहाँ पे हो रही होगी तो आप कैलकुलस के कॉन्सेप्ट मेरी बुक से रिवाइज कर लेना। फिजिकल मैथमेटिक्स टॉपिक है, वहाँ से रिवाइज कर लेना। क्योंकि जब e⁻ax को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो जो कांस्टेंट a होता था वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट होता था, फिर इंटू e⁻ax आया करता था। वही कह रहा हूँ कि -1/RC यहाँ कॉपी पेस्ट होगा, माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और ये क्वांटिटी रिपीट हो जाएगी और 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। c ऑलरेडी कांस्टेंट था तो उसको ब्रैकेट के बाहर लिख डाला हूँ। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, c को c से कैंसिल कराओगे, फिर बचेगा e/r, e/r इंटू e⁻−t/RC। e/r को I0 लिख सकते हो, RC को टाउ लिख सकते हो। तो चार्जिंग करंट का फॉर्मूला डिराइव होता है I0 इंटू e⁻−t/टाउ, where I0 is e/r, that is peak value of current, peak value of current। बच्चों, इसको पीक वैल्यू क्यों बोलोगे, क्योंकि ये फंक्शन जो डिराइव होकर आया है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये लगातार डिक्रीज होगा तो शुरू में ही ये मैक्सिमम होगा। शुरू का मतलब जब t की वैल्यू 0 पुट करोगे t⁻0 1 आएगा और i की वैल्यू I0 आएगा, तो इनिशियली i की वैल्यू I0 आएगा, उसको पीक वैल्यू कहोगे e/r। फिर जैसे जैसे टाइम का रीडिंग बढ़ेगा ये फंक्शन डिक्रीजिंग आता है, कॉनकेव अपसाइड आता है। और जब t को इन्फिनिटी पुट करते हो बच्चों, इन्फिनिटी पुट करोगे तो होगा e⁻∞, t⁻∞ 0 होगा। आमीन करंट की वैल्यू घटते घटते 0 हो जाएगा, करंट की वैल्यू घटते घटते 0 हो जाएगा। इसलिए ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड आता है और इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट घटते घटते 0 हो जाती है। प्यारे बच्चों, जब करंट 0 हो जाती है, I mean फिक्स हो जाती है, तो वहाँ से शुरू होता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट जो पढ़ा चुका हूँ वहाँ आपने देखा कि हर एक क्वांटिटी कांस्टेंट हुआ करती थी। ये ऐसा टॉपिक है कि 0 से इन्फिनिटी तक सारे क्वांटिटीज़ वेरिएबल होते हैं और इनफाइनाइट टाइम के बाद क्वांटिटीज़ कांस्टेंट हो जाते हैं, I mean फिक्स हो जाती हैं, और वहाँ से शुरू होता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट शुरू होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है कोई इन्फिनिटी यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत छोटी होती है, वो लगभग 10⁻⁻² सेकेंड के ऑर्डर की होती है, जो कि इन्फिनिटी का यहाँ पे काम करती है। तो मैंने इस इक्वेशन को डिराइव करना सिखाया, इसके ग्राफ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इस ग्राफ के कंप्लीट फीचर्स एडवांस सीरीज में मैं आपको करके दिखाऊंगा, डेरिवेटिव टेस्ट करूंगा और दिखाऊंगा कि ये क्यों डिक्रीजिंग आता है और क्यों कॉनकेव आता है। लेकिन एलिमेंट्री सीरीज़ में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि बच्चों में पेशेंस की कमी होती है और डिटेलिंग वो समझना नहीं चाहती। एडवांस सीरीज़ में इसकी भी डिटेलिंग मैं आपको समझाऊंगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटिव वोल्टेज VC। बच्चों, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होता है उसी को कहते हैं कैपेसिटिव वोल्टेज। तो कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होता है वो आप पहले से पढ़ चुके हो, Q/C फार्मूला होता है। I mean at any moment T equals T, VC equals Q/C। Q का फार्मूला यहाँ पे पुट कर डालो, दैट इज C इंटू 1 माइनस e⁻⁻t/RC डिवाइडेड बाई C। C को C से कट करो तो बच्चों मिलता है मुझे VC इक्वल्स EMF इंटू
1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आर सी को टाउ लिख डालो, देन वी सी कम्स आउट EMF इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। आप इस फंक्शन को अच्छे से पहचानो, ये फंक्शन अभी आप क्यू के फार्मूले में देखे हो और इसकी प्रॉपर्टी आपको मैंने समझाया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन आता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग आता है और ये कॉन्वेक्स अपसाइड आता है। जब इसका ग्राफ डिस्कस करूँगा तो t इक्वल्स 0 पर ई पावर 0 1 होगा और 1 माइनस 1 0 होगा, तो Vc की वैल्यू 0 आती है। जैसे जैसे टाइम का रीडिंग बढ़ेगा ये क्वांटिटी घटेगी और डिफरेंस बढ़ेगा, इसलिए Vc बढ़ेगा। तो इस ग्राफ में Vc को इंक्रीज होता हुआ दिखाया हूँ। प्यारे बच्चों, जब t बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो जाएगा, t पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और Vc की वैल्यू EMF के बराबर आएगा। आमीन Vc बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट टाइम के बराबर, इनफाइनाइट टाइम के बाद EMF के बराबर हो जाएगा और Vc कांस्टेंट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी टाइम के बाद जब Vc कांस्टेंट हो जाएगा तो वहाँ से शुरू होगा स्टेडी स्टेट, इनफाइनाइट टाइम के बाद शुरू होगा स्टेडी स्टेट और ये ग्राफ इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स अपसाइड आता है। देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टिव वोल्टेज VR। रेजिस्टिव वोल्टेज VR। प्यारे बच्चों, आपके सर्किट में एक रजिस्टर था, तो रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम लोग रेजिस्टिव वोल्टेज बोलते हैं। तो यूजिंग ओम्स लॉ VR की वैल्यू आती है I इंटू R एट एनी मोमेंट t इक्वल्स टी। I का फॉर्मूला ऊपर आपने अभी अभी डिराइव किया है, तो इस फार्मूले को पुट किया, फिर R से मल्टीप्लाई किया, R को R से कट करोगे, इतना बचेगा, आमीन E इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी बचेगा। तो इसका भी वही फंक्शन है बच्चों, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड आएगा और EMF पीक वैल्यू कहलाएगा। तो इसका भी ग्राफ डिस्कस कर लो। VR का ग्राफ भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आएगा, t इक्वल्स 0 पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, दैट इज इक्वल टू EMF, और t इक्वल्स इन्फिनिटी के बाद ये घटते घटते 0 हो जाएगा, डिक्रीजिंग कॉनकेव इसका ग्राफ आएगा। तो VR का फॉर्मूला मिला EMF इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ एंड दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये ग्राफ ऐसा आएगा। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, करेंट I, VC and VR are exponentially decreasing functions with respect to time t। मैंने तीनों का ग्राफ डिस्कस किया, इन तीनों का ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आया हुआ है। फिर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी पर, उसके बारे में समझो। बच्चों, कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जिसको यूसी कहते हैं। मैं पिछले चैप्टर में इसके 3 फार्मूले बताए थे मैंने डिराइव करके, तो उसमें से एक फार्मूला यहाँ यूज करने जा रहा हूँ कि स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स यू सी, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर डालो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर 2c से डिवाइड करो, c इंटू ई का होल स्क्वायर उसको 2c से डिवाइड करो, तो आता है हाफ c स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में आता है 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी टोटल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये स्टोर्ड एनर्जी का पीक वैल्यू होता है, इसका सिंबल मैंने यहाँ पे यू नॉट बना दिया, आरसी को टाउ लिख दिया और इस ब्रैकेट पे होल स्क्वायर कर दिया।
तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का ये फंक्शन आता है। अब हम लोग इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे। ग्राफ डिस्कस करने पर आता है इंक्रीजिंग आता है, कॉन्वेक्स अपसाइड आता है। टी इक्वल 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे टी को 0 रखो, टी 0 रखते हो, टी पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होगा और u की इनिशियल वैल्यू 0 आती है। प्यारे बच्चों, ग्राफ में u का इनिशियल वैल्यू 0 आता है और जब टाइम की रीडिंग बढ़ती जाएगी तो ग्राफ भी इंक्रीज होगा और जब t को यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये होगा e पावर माइनस इन्फिनिटी। e पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा, अंदर बचेगा 1, 1 इंटू यू नॉट इज यू नॉट। मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद जो यूसी होगा वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम होकर कांस्टेंट हो जाएगा। उसका फॉर्मूला आएगा 1/2 सी स्क्वायर, दैट इज यू नॉट। ये स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का पीक वैल्यू है, तो इसीलिए कहते हैं कि इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है और उसके अंदर एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है एंड दैट कम्स आउट 1/2 सी स्क्वायर। तो ग्राफ ऐसे ही इसका एक्सप्लेन किया जाएगा। ये जो मैंने ब्लू कलर से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है वो आपके ग्राफ के लिए सिम्टोट का काम करेगा। आई मीन ये जो ग्राफ है इस लाइन को इन्फिनिटी पर जाके टच करेगा, सिम्टोट है ये। तो यू का पीक वैल्यू आता है 1/2 सी स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, दैट इज ड्यू बाई डी टी। आपको ग्राफ दिखाया कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्टोर्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो उसके इंक्रीज होने का एक रेट होगा जिसको ड्यू बाई डी टी बोलते हैं। कॉम्पिटिशन्स में कुछ क्वेश्चन इस रेट पे पूछे जाते हैं, इस ग्राफ पे पूछे जाते हैं, मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। एट एनी मोमेंट टी इक्वल्स टी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इज ड्यू बाई डी टी। इसको आप लिख सकते हो डी डी टी ऑफ यू, और यू के 3 में से ये फार्मूला यूज कर लो, डी डी टी ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। बच्चों 2c एक कांस्टेंट है तो उसको डी डी टी से बाहर निकाल लो। क्यू स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो चेन रूल से, तो एक टर्म आता है 2q, फिर आता है इंटू डी क्यू बाई डी टी, फिर 2 को 2 से कैंसिल आउट करो, क्यू बाई सी लिखो, इंटू डी क्यू बाई डी टी करो। आपको पता है क्यू बाई सी की वैल्यू वी सी कहलाता है, क्यू बाई सी को वी सी लिख डालो, डी क्यू बाई डी टी को आई लिख डालो, तो डी बाई डी टी की वैल्यू आती है वी सी इंटू आई। प्यारे बच्चों, वी सी का फार्मूला थोड़ी देर पहले डिराइव हुआ है, उस फार्मूले को यहाँ पे रिपीट कर डालो। करंट आई का फार्मूला भी डिराइव हो चुका है, उसको यहाँ पे रिपीट कर डालो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट के बाहर आएगा ई स्क्वायर बाई आर, ई पावर माइनस टी बाई टाउ को अंदर मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट टर्म आता है ई पावर माइनस टी बाई टाउ, फिर उसके इससे मल्टीप्लाई करो तो सेकेंड टर्म स्क्वायर होके आता है ई पावर माइनस 2t बाई टाउ, एज इट। तो डी बाई डी टी का ये कंप्लीट फार्मूला बन जाता है। बच्चों, मैं इसकी एनालिसिस, इस फंक्शन की कंप्लीट एनालिसिस एडवांस सीरीज में करूंगा, अभी मैं केवल शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। जब यहाँ t को 0 पुट करोगे, यहाँ t को 0 पुट करोगे, t पावर 0 1, e पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, आई मीन डी बाई डी टी की इनिशियल वैल्यू आती है 0, इज इट। फिर टाइम की रीडिंग बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो जाती है। जब यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे, यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे, टी पावर माइनस इन्फिनिटी 0, यर ऑल्सो ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0, 0 माइनस 0 0, आई मीन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इस फंक्शन की वैल्यू 0 आती है। लेकिन इन द मीन टाइम बच्चों, ये जो फंक्शन है डी बाई डी टी शुरू में इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर ये डिक्रीज होता है और इनफाइनाइट टाइम के बाद ये घट के फिर से 0 हो जाता है, और ये एक्सिस एसिम्पटोट का काम करता है। फिर इसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे मैक्सिमम मिनिमा के लिए।
तो मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी है बच्चों कि जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है वहाँ पे इस वाले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए। तो डी यू बाई डी टी का फर्स्ट डेरिवेटिव एक बार और डी डी टी लगा दो तो बन जाता है डी टू यू बाई डी टी टू। इसको जीरो करो, आई मीन इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करो, उसको जीरो करो और टाइम की वैल्यू सॉल्व करो। ये मैं आपको एडवांस सीरीज में करके दिखाऊंगा। तो जब टाइम टी की वैल्यू सॉल्व करते हैं बच्चों, सॉल्व होके आता है टाउ एल एन टू। और इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव का जब साइन टेस्ट करते हैं तो टाइम किस वैल्यू पर वो नेगेटिव आता है, मतलब तुम्हारा ये फंक्शन इस टाइम पर मैक्सिमम आएगा। आई मीन ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम आएगा। और टाइम टी को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है डी टू यू बाई डी टी टू इक्वल ज़ीरो। इसको सॉल्व करने से टाइम की ये वैल्यू मिल जाती है। फिर बच्चों इस ग्राफ में कुछ बारीकियां हैं। ये शुरू में ये ग्राफ कॉन्वेक्स अप साइड दिखता है यहाँ तक, अप टू दिस पॉइंट ये कॉन्वेक्स अप साइड दिखता है। उसके बाद ये ग्राफ कॉनकेव अप साइड हो जाता है। तो हम लोग इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं मैथ में। इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग टाइम डिराइव करने के लिए इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव ज़ीरो किया जाता है। एज इट। तो प्यारे बच्चों इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब u का थर्ड डेरिवेटिव। तो जो u का थर्ड डेरिवेटिव है उसको जीरो करोगे तो टाइम t की वैल्यू सॉल्व होकर आती है टू टाउ एल एन टू। ये ग्राफ स्केल में नहीं बना है क्योंकि ये जो गैप होगा वो डबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन, मगर ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि ग्राफ स्केल में नहीं बना है, स्कीमेटिक ग्राफ है ये। तो बच्चों जब टाइम की वैल्यू टू टाउ एल एन टू हो जाती है तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑब्जर्व होता है और इस टाइम पर डी बाई डी टी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मैं आपको एडवांस सीरीज में निकाल कर दिखाऊंगा, डी बाई डी टी एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर कंपटीशंस में क्या होता है बच्चों, एक बार ये वैल्यू अलग से पूछी गई, फिर एक बार ये वैल्यू अलग से पूछी गई, फिर इन दोनों का रेशियो भी पूछा गया। तो इतनी सब चीज़ें आपको एडवांस सीरीज में मिलेंगी क्योंकि वो बहुत लेंदी होता है, यहाँ पर उसको अवॉइड किया गया है। अभी आप इस ग्राफ का जो वेरिएशन है उसी को फॉलो करो और ये जो डिटेलिंग है उसको समझ लो कि डी बाई डी टी का जो ग्राफ होगा अगर इस तरह का फंक्शन आता है तो इसी तरह का ग्राफ उसका मिलता है। वन मोर टॉपिक, बच्चों जो मैंने आपको समझाया उसको मैंने यहाँ लिख के दिखाया है। सी द अबव ग्राफ फॉर द रेफरेंस एट t equals tau ln 2 du by dt will be maximum, that is d2u by dt2 must be 0. At t equals 2 tau ln 2 we will have a point of inflection, that is d3u by dt3 is 0. यही मैंने ऊपर समझाया है। फिर मैंने नोट लगा दिया है, द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी derived so far will be given in advanced series of this book. तो ग्राफिकल एनालिसिस में एडवांस सीरीज में दूंगा आपको, तब तक आपको वेट करना होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज power dissipated PD. So how to get this power dissipated? So we know that according to Joule's heating effect, the dissipated power PD in the form of heat energy in the given resistor R at T equals T, we already know this formula. The power dissipated dH by dt comes out I square R as per Joule's heating effect. तो बच्चों T equals T पर I का एक फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है, उसको लिख कर स्क्वायर किया इंटू आर किया, ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मिलता है स्क्वायर बाई आर और इस क्वांटिटी का स्क्वायर करने पर आता है ई पावर माइनस 2t बाई आर सी। इज इट बच्चों, इस स्क्वायर बाई आर को पी नॉट बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड, आर सी को टाउ बोलते हैं। तो फाइनली पी डी का फॉर्मूला आता है
पी नॉट इंटू ई पावर माइनस 2t बाई टाउ। आप अच्छे से पहचानते हो कि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है। आई मीन टी को 0 पे मैक्सिमम आएगा। तो अगर यहाँ टी को 0 पुट करते हो बच्चों, टी पावर 0 1 आएगा और पी की वैल्यू पी नॉट आएगी। तो इस ग्राफ में, पी के ग्राफ में टी को 0 पर पी की इनिशियल वैल्यू पी नॉट दिखाया हूँ और पी नॉट ही स्क्वायर बाई आर होता है। फिर जैसे जैसे टाइम का रीडिंग बढ़ेगा ये फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा, कॉनकेव अपसाइड होगा, और जब टाइम बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो जाता है तो ये ई पावर माइनस इन्फिनिटी आता है। ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है और पी डी घटते घटते 0 हो जाएगा। तो बच्चों इनफाइनाइट टाइम के बाद ये फंक्शन घटते घटते 0 होगा। 0 को आप यूनिक वैल्यू कह सकते हो, कांस्टेंट बोल सकते हो। तो इनफाइनाइट टाइम गुजर जाने के बाद स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगा। इज इट? सो बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में ये टॉपिक कंटिन्यूड रहेगा। ट्रांजिएंट एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख पा रहे हो कि ये पूरा मैथमेटिकल है और ये सारी चीज़ें आपको बीएससी और बीटेक में पढ़ाई जाती हैं। इसमें केवल 2 ही फार्मूले बोर्ड लेवल पे सिखाए जाते हैं, जो चार्ज क्यू का फार्मूला था और जो चार्जिंग करेंट आई का फार्मूला था। आपकी बुक में वही 2 फार्मूले मिलेंगे, लेकिन मैं ढेर सारे फार्मूले यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ और ग्राफ बता रहा हूँ, क्योंकि इन हर एक फार्मूले पर कोई ना कोई क्वेश्चन कभी न कभी कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक के कंपेरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगले एपिसोड में ये टॉपिक कंटिन्यूड रहेगा। फिर मैं उस दिन आपको सिखाऊंगा पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले और बहुत सारे ग्राफ। तो आई होप आपने इंजॉय किया होगा, क्योंकि मैथमेटिकल जो एनालिसिस है, जिस बच्चे को मैथ से डर नहीं लगता उसको इजी लगता है, उसको अच्छा ही लगता है, बुरा नहीं लगता, वो बच्चे एंजॉय करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने से पहले फिजिकल मैथमेटिक्स को अपडेट करना ज़रूरी होगा। वहाँ पे मैंने आपको सारी मैथ पढ़ा रखी है और उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो यहाँ समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इस एपिसोड को कंप्लीट करने जा रहा हूँ और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट। सी यू अगेन